नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम स्वर। मैं राकेश रमन आपका स्वागत करता हूं। कल से महाकुंभ प्रारंभ हो गया है। साधारणतः कुंभ 12 वर्षों में एक बार लगता है, लेकिन इस बार का जो कुंभ है ये 144 वर्षों में लगने वाला एक बार का कुंभ है। इस कुंभ की जितनी भी बातें की जाए वो कम होगी। इतनी और ये रिस्पॉन्स भी देखने को मिला, और उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह से व्यवस्था की है कि कल 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने त्रिवेणी में संगम में डुबकी लगाई, और आज तो बताया जा रहा है कि 4 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। इस कुंभ की इस ठंड में इतने लोग, और केवल देश से नहीं विदेशों से भरे पड़े हैं। और अभी कुंभ में क्या क्या सब चल रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत सिंह, जो अभी जुड़ेंगे। कुछ तकनीकी कारणों से वो जुड़ नहीं पाए हैं। मैं आपको जो बताने जा रहा था कि जिस तरह से इस कुंभ में लोगों ने रुचि दिखाई है, मानो पूरा देश प्रयागराज की ओर चल पड़ा है। और मैं देश क्यों कहूँ, पूरा विश्व चल चुका है। एप्पल जो मोबाइल फोन की कंपनी है, उनकी मालकिन अपने 40 सदस्यों के साथ आके कुंभ नगरी में प्रवास कल्पवास कर रही हैं। वो 29 जनवरी तक वहीं प्रवास करेंगी। वो स्वामी कैलासानंद गिरी जी के आश्रम में रही हैं, और गिरी जी ने उनको नया नाम दिया है, लॉरेन पावेला को, कमला का। और वो एक साध्वी की तरह वहाँ पे ठहर गई हैं। उसी कुटिया में उनको दिया गया है गिरी जी महाराज ने। प्रशांत जी हमारे साथ जुड़ गए। प्रशांत जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, नमस्कार। सर, कुंभ का भव्य आयोजन प्रयागराज में हो रहा है। यूं तो कुंभ, हर कुंभ की एक अपनी महत्व है, लेकिन कुंभ जब बृहस्पति 12 वर्षों में एक बार चक्कर लगाता है जुपिटर, तब जाकर कुंभ का होता है। और कुंभ के 4 भाग हैं, अर्ध कुंभ, क्वार्टर कुंभ। तो इस तरह से 4 बार कुंभ लगते हैं। लेकिन प्रयागराज का कुंभ 12 वर्षों में लगता था, लेकिन इस बार का अद्भुत संयोग कि 144 वर्षों पर यह कुंभ लगा है। जिस तरह से विदेशों से तक लोग वहाँ भारी संख्या में आ रहे हैं, और आयोजन जो भी वहाँ जा रहा है, वहाँ योगी आदित्यनाथ के आयोजन से अति संतुष्ट है। आज 4 करोड़, कल 1.5 करोड़ से ज्यादा, मतलब 2 दिन में 5.5 करोड़ लोग जमुना में डुबकी लगा लें। और इस भयंकर ठंड में कुंभ की ये खासियत देखिए साहब, कि यहाँ इतने ठंड में लोग आते हैं, किसी को कुछ नहीं होता है। ये भी एक प्रकृति का ऐसा संयोग है कि इसे क्या कहा और कहा ही जाए। 13,000 से ज्यादा रेल चलाई जा रही है। इस बात की जानकारी आज अश्वनी वैष्णव जी ने एक खुद दिया है। रेल ने 13,000 रेलगाड़ियों की व्यवस्था की है कुंभ के लिए। सर, एक व्यक्ति कल आ रहे थे उड़ीसा से, उन्होंने बताया कि जब ट्रेन चली है प्रयागराज आके पूरी ट्रेन खाली हो गई, उसके आगे जाने वाला उसमें कोई नहीं था। और हो क्यों नहीं, तभी तो इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं। तो सर, सबसे पहले आपकी इस कुंभ पर आपकी पहली प्रतिक्रिया, फिर आगे बात करेंगे। सर, ग्रह नक्षत्रों की गणना के अनुसार ये कुंभ सिंपली कुंभ नहीं है, महाकुंभ है। इसीलिए इसका नाम महाकुंभ 2025 दिया गया है। और ये 144 वर्षों के बाद ऐसा हो रहा है। और स्वाभाविक है कि जब महाकुंभ लग रहा है, और वैसे तो बड़ा कुंभ जो है हर 12 साल पर लगता है। 2013 के बाद ये दूसरा बड़ा कुंभ है।
तो इसका आयोजन भी बहुत जबरदस्त ढंग से होती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस सोने में सुहागा ये है कि इस बार यूपी में और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, और उसमें भी योगी आदित्यनाथ जी जैसा मुख्यमंत्री और केंद्र में नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री। अब इस तरह के दो डायनामिक व्यक्तित्व जब इस देश में हावी हैं, तो स्वाभाविक है कि इसका आयोजन भी उतना ही शानदार होगा, उतना ही भव्य होगा, उतना ही बेहतरीन होगा। और इसको लेकर राजनीति भी होने लगी है, तो उस पर हम लोग आते हैं। लेकिन फिलहाल ये चीज करते हैं कि जो ये महाकुंभ लगा है, इसमें व्यवस्था तो बहुत पहले से तैयारी शुरू कर दी गई थी, लगभग 1 साल से तैयारी चल रही थी, और तैयारी इतनी जबरदस्त है, चाहे वो सीसीटीवी हो, ड्रोन कैमरा हो, और पुलिस की व्यवस्था हो, आवागमन की व्यवस्था हो। आपने रेल गाड़ियों की बात बताई, बसों की बात भी है, शटल बसें चलेंगी, बहुत सारी चीजें, टेंट सिटी लगा है, बहुत सारी चीजें हुई है। अद्भुत व्यवस्था है, अद्भुत। अब आते हैं कि इसमें जो विदेशों से लोग आ रहे हैं, सैकड़ों में नहीं, हजारों में नहीं, लाखों में, और वो संख्या करोड़ों में जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और उसमें सिर्फ भारतीय मूल के लोग जो विदेशों में रह रहे हैं, सिर्फ वही नहीं आ रहे हैं, विदेशी मूल के लोग आ रहे हैं। और जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ब्राजील जैसे सुदूर देश, जो इतने ज्यादा दूरी पर हैं, जहां से आने में हवाई जहाज से भी 24 घंटा से ज्यादा लगता है, 30 घंटे, 36 घंटे लगते हैं, वहां से लोग आ रहे हैं, और वो भी ब्राजीलियन मूल के लोग। तो ये नहाने के लिए कुंभ की महिमा बता रहा है। कुंभ, महाकुंभ का जो ये है महिमा है, जो महाकुंभ का जो प्रतिष्ठा है, उसको चार चांद लगा रहा है। लोगों का अट्रैक्शन इतना जबरदस्त है। अब आते हैं हमारे पड़ोसी का एक दुश्मन देश, वहां की मीडिया, वहां के बहुत सारे लोग तरस रहे हैं कि काश हमको भी मौका मिलता इस कुंभ में नहाने का। निश्चित रूप से, क्योंकि उनका भी पूर्वज तो, पुरखे तो हिंदू ही थे, उनका खून हमेशा अपनी ओर खींचता है। इस तरह का भी चीजें हम लोग सुनते हैं कहावतों में। तो शायद यही कारण है कि उनका भी एक चुंबकीय अट्रैक्शन जो है कुंभ के प्रति है, और उनको भी दिल के अंदर कहीं टीस, कहीं कसक है इस तरह के आयोजनों में। चूंकि इतना ज्यादा जबरदस्त पूरा वर्ल्ड वाइड इसकी मीडिया में कवरेज मिल रहा है, इतनी जबरदस्त व्यवस्था, आपने बताया कि 4 करोड़ एक दिन में, और इतनी संख्या में लोगों का आना अभी इस मतलब वर्तमान या कभी भी इतिहास में ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिलता होगा कि एक दिन में 12 घंटे में या 24 घंटे में 4 करोड़ लोग आए और एक संगम पर, एक त्रिवेणी संगम पर नहाकर चले जाएं। इतनी जबरदस्त, और उस व्यवस्था को संभाल लिया जाए बिना किसी दिक्कत के। तो ये अपने आप में एक अद्भुत चीज है, बहुत ही जबरदस्त चीज है, और बहुत ही काबिल तारीफ है जी। आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, वहां पर सफाई व्यवस्था, जो कि सबसे बड़ी समस्या होती है, सफाई व्यवस्था के लिए 4.5 लाख लोग हैं वहां पर सर। और सफाई कर्मी जिसके कि घर के दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों हैं, तो उनके बच्चों के लिए वहां पर टेम्पोररी स्कूल भी बनाया गया है कि 1.5 महीने तक वो बच्चे का पढ़ाई लिखाई नहीं बर्बाद हो। कितनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा गया है। एक मैं देख रहा था, एक इलेक्ट्रिक कैटल लेकर चाय बेच रहा है, कह रहा है कि ये कुंभ में मैं 4 लाख रुपया से कम नहीं कमाऊंगा। और वो लोगों से अपील कर रहा था कि यहाँ आ जाओ केटल लेके, लाखों कमा लो। ये सीन मैंने देख रहा हूँ। यानी पूरी तरह से प्रयागराज के, और कहिए तो अगर इकोनॉमी पर आया जाए, पहले तो अध्यात्म पर ही रहते हैं सर। लॉरेन पावेला, एप्पल कंपनी जो मोबाइल बनाती है, उसकी मालकिन अपने टॉप 40 लोगों के साथ वहां आई हैं, और वो कल्पवास कर रही हैं। सोचिए कि इतनी बड़ी महिला, इतनी बड़ा उद्योग जिनका, वो सब कुछ छोड़कर
अपने टॉप के 40 लोगों के साथ प्रयागराज में है और टेंट में है वो। गिरी जी ने उनको नाम दिया है कमला, उनकी वो शिष्या बन गई हैं। तो सर जो एक और सीन मैंने देखा, एक आईआईटी मुंबई का एक लड़का है वहां, वो उससे एक पत्रकार पूछ रहा है कि आपने आईआईटी किया, ये किया, इतने बड़े पैकेज पे थे आप। आईआईटी मुंबई का पढ़ा हुआ व्यक्ति कहता है कि यही तो है जिसकी तलाश में मैं था। तो क्या आप देख रहे हैं कि इतने ऊपर जाने के बाद अध्यात्म की ये कौन सी शक्ति है जो इनको यहाँ ले आया है? जी प्रशांत जी। बिल्कुल। एक्चुअली है क्या कि ये जो सनातन संस्कृति है, सनातन धर्म है, ये अनादि है, अनंत है। और इसमें इतने सारे जो वेद हैं, उपनिषद हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, वो रिसर्च बेस्ड हैं। ऋषि मुनियों ने तपस्या करके और रिसर्च करके इसको इतना रिच बनाया है कि यदि स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म से जुड़ना है, तो यहाँ आना ही पड़ेगा। ये सबसे बड़ी बात है, ये किसी का नकल नहीं है। और एक मैन मेड नहीं है, मतलब एक साधारण व्यक्ति का तैयार किया हुआ कोई साधारण सा किताब नहीं है कि ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो। ये सारा चीज बहुत साइंटिफिक है, क्योंकि हर चीज का इसमें ये मिलता है। यही कारण है कि आप देख लीजिए कि आज पूरी दुनिया हमारे आयुर्वेद को अपना रही है और प्लांट बेस्ड मेडिसिन पर वापस जा रही है, और खान पान से रोगों से लड़ने की, बीमारियों से लड़ने की कोशिश पर जा रही है। हमारे जो प्राचीन औषधियां होती हैं, जो हमारे किचन में सब चीज पाई जाती हैं, हल्दी हो, जीरा हो, गोल मिर्च हो, या कोई भी चीज हो, धनिया हो, उन सब चीजों का अमेरिका तक में पेटेंट कराया जा रहा है, ये सब चीजें। तो इन सब चीजों से स्पष्ट है कि यहाँ जो है, ये वास्तविकता है जिसकी ओर सबको लौटकर आना है। आदमी भ्रमित होगा, जैसे उड़ी जहाज की पंछी फिर जहाज पे आवे, तो वही चीज है, ये जहाज है जहां फिर वापस आना ही आना है, क्योंकि इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। तो ये चीजें भी दर्शा रही हैं, और यही कारण है कि मन की शांति, इतनी धन होने के बाद भी, ये एप्पल कंपनी की मालकिन भी यहाँ आ रही है वापस, इतना अच्छा पैकेज छोड़कर आईआईटी मुंबई का छात्र भी यहाँ वापस आ रहा है, और सारे लोग इसी आध्यात्मिक सुख के लिए और मोक्ष के लिए। और एक ब्राजील का व्यक्ति आकर वहां नहा रहा था, वो ब्राजीलियन मूल का आदमी, और उससे पूछा गया तो वो भी मोक्ष शब्द उच्चारण किया, उसको हिंदी नहीं आती है और अंग्रेजी में बोल रहा था, लेकिन बोला कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए सनातन दर्शन, सनातन संस्कृति, सनातन धर्म ही एकमात्र रास्ता है। तो ये चीजें हैं, और जो यही कारण है कि ये सब आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र है। जी। जी, ये बात तो सही है कि सुख जो है वो अल्टीमेटली अध्यात्म में ही नजर आ रहा है। और ये हम नहीं, ये परिभाषित हो रहा है, ये साबित हो रहा है वहाँ उन लोगों के इस कथन और उन लोगों के इस झुकाव से, और जिस तरह की व्यवस्था की गई है। अब भारत है सर, भारत में तो कहते हैं ना कि हर जगह राजनीति ही होती है। तो अब इस कुंभ की राजनीति पर भी थोड़ी बात हो जाए। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के समय में जब उनकी सरकार थी, तो कुंभ का आयोजन हुआ था। उस आयोजन में हम लोगों ने भी सुना था, अफरा-तफरी मची थी और 45 लोगों की दुखद मृत्यु भी हुई थी। लेकिन उसके इंतजामात करने वाले उस वक्त के नगर विकास मंत्री आजम खां हुआ करते थे। मेरा उनसे कोई मतलब नहीं, मैं उस पर आना भी नहीं चाहता। लेकिन इस बार कुंभ के पहले दिन कल अखिलेश यादव ने ट्वीट करके एक वीडियो जारी किया, जिसमें एक बुढ़ा कहता हुआ दिख रहा है कि 1 किलोमीटर तक पानी की व्यवस्था नहीं है, तो फलाना नहीं है, ढेकाना नहीं है। कल 1.5 करोड़ लोग सर वहां गए थे तट पर,
और ये जब वीडियो बना के जिसको कि ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने, तो उस बुढ़े के वीडियो में एक व्यक्ति नहीं दिख रहा था। इसका मतलब साफ है कि ये कुंभ के पहले महीनों 1.5 महीने पहले तैयारियों के समय जाकर उस बुढ़े ने वीडियो बनाया जिसे कि अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। मतलब अखिलेश यादव भी मोर और लेस वही काम कर रहे थे जो अरविंद केजरीवाल क्या करते हैं, इस तरह की राजनीति को। और दूसरा, उन्होंने उस कुंभ के मैदान में एक जगह पर जाके अखिलेश समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश की मूर्ति लगा दी, इन दोनों मुलायम सिंह पदाधिकारियों यादव। की, मुलायम सिंह जी। यादव जी। सर, ये एक चीज है कि जितना भव्यता के साथ और दिव्यता के साथ जो इंतजाम हुए हैं, वहां मैनेजमेंट हुआ है, और जितनी अच्छी तरीके से चल रही है, और जो विश्वव्यापी लोगों का आना हुआ है, और इन सब चीजों से निश्चित रूप से अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, तमाम सेकुलरिस्ट पार्टियों को। 2013 की बात आपने बताई कि 45 लोगों का दुखद मृत्यु हुआ था, उसमें भगदड़ मची थी, और वो अव्यवस्था, कुव्यवस्था, दुर्व्यवस्था के कारण हुआ था। और आजम खान जैसे व्यक्ति जिसको कोई मतलब नहीं है, और जो अपने मतलब कारनामों के चलते बहुत कुख्यात व्यक्ति है, उसके हाथ में सौंप दिया गया था वहां का व्यवस्था। और स्वाभाविक है कि यदि अखिलेश यादव का बस चलता तो कुंभ का मेला का आयोजन होने ही नहीं देते। लेकिन चूंकि ये सदियों से चली आ रही है व्यवस्था, अनंत काल से आ रही है व्यवस्था, तो उसको रोक पाना उनके लिए या किसी के लिए भी असंभव है। कोई दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं रोक सकती है, इसलिए करना पड़ा मजबूरी में। लेकिन ये सेकुलरिस्ट के चश्मे में इतने अंधे हो गए हैं, अंध विरोध इतना ज्यादा हो गया है कि हर चीज में राजनीतिक करते हैं, और हर चीज में अपनी आ, मतलब चीप टाइप के, हल्की सस्ती टाइप के चीजें, हरकतें करते हैं। एक चीज तो ये है। दूसरी चीज की मुलायम सिंह की जो मूर्ति लगाई गई है, उस पर जो बहुत सारे संतों ने जरूर विरोध किया है, दर्ज कराया है कि एक तो राम भक्तों पर उन्होंने गोलियां चलवाई थी, दूसरी की 2013 में इतनी अव्यवस्था थी और लोग इतने मरे थे भगदड़ मचने में। तो इस तरह के लोगों को कोई हक नहीं बनता है कि मुलायम सिंह की वहां मूर्ति लगाएं और इस तरह के आयोजनों में अपना चेहरा दिखाएं। लेकिन सर खैर, एक सेकंड सर, इसी मूर्ति पर आते हैं। अब ये मूर्ति लगाने का वहां क्या औचित्य है? आज तक तो किसी साधु संत किसी का नहीं लगा, तो ये नई परंपरा शुरू करने का क्या मकसद है? अगर उस मूर्ति के ऊपर अगर ये बोर्ड पर लिख दिया जाए कि इन्होंने ही कार सेवकों पर गोलियां चलवाकर सरजू का पानी लाल किया था, तो क्या लोग उस मूर्ति को वहां रहने देंगे? जी सर। बिल्कुल। लेकिन चूंकि हिंदू समाज बहुत सहिष्णु और बहुत सहनशील होता है, तो इन सब चीजों को बहुत नजरअंदाज करता है। लेकिन फिर भी इससे अखिलेश यादव का कोई फायदा, राजनीतिक फायदा नहीं होता नजर आ रहा है, बल्कि और इनको आलोचना के घेरे में, और इसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल हो गई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी से कहा है कि आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, तो बीजेपी उस पर चुप है। आपको राजनीति करना है, करते रहिए, बीजेपी उसका नोटिस नहीं ले रही है। तो बीजेपी एक अपनी अच्छी रणनीति इस पर चल रही है। लेकिन साधु संत उस पर पलटवार कर रहे हैं। बहुत सारे साधु संतों ने कहा है, कांग्रेस को भी याद दिलाया है, और समाजवादी पार्टी को भी याद दिलाया है, अखिलेश यादव जी को, कि यदि आपको इतना ही हिंदुत्व और सनातन धर्म की फिक्र है, तो आप मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान को मुक्त कराइए। और जो आतताइयों ने, बाहरी आक्रमणकारियों ने, आतंकवादियों ने वहां तोड़कर और मस्जिद उसके ऊपर बना दिया है, उससे उससे जन्मभूमि को मुक्त कराइए और अपने पापों को धुल लीजिए। आपके पास बहुत अच्छा मौका है, यदि आप इतना ही सनातन धर्म के हितैषी हैं तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये सपा के लिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों के लिए एक तरह से ये लेने के देने पड़ने वाले हैं। ये इन सब चीजों से इनको बचना चाहिए था, नहीं बच रहे हैं, तो ये घेरे में आ रहे हैं। अब इन पर खुद ही सवाल उठ रहा है कि आप मथुरा के मुद्दे पर आइए।
जी जी, आपने सही कहा। अखिलेश यादव पीडीए करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। तो यहाँ तो संगम में तो सर सब धुल गए। किसी को पता ही नहीं चल रहा है कौन दलित है, कौन ब्राह्मण है, कौन वैश्य है। वहां तो सबके सब नहा रहे हैं और निकल कर आ रहे हैं। तो क्या पीडीए खत्म? वहां टाटा बाय बाय हो गया पीडीए का? एक बात तो ये। ये अखिलेश यादव कम से कम एक बड़े राजनीतिक पिता के बेटे थे। उनको ये समझना चाहिए कि कहाँ राजनीति करनी है, कहाँ नहीं। क्या हर बात में क्रॉस करके कोई राजनीति की जा सकती है? जब देश पूरा उस आस्था में डूबा हुआ है, तो क्या जरूरत है विघ्न करने का? हमें इसको उनके इस यानी एंगल पर ही प्रॉब्लम लग रही है कि उनका भाई सलाहकार मंडल कौन है जो इस तरह के आयोजन में विघ्न पैदा करने की अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है सर। आखिर क्या उनको नहीं मालूम है महाकुंभ? ठीक है, आप अंदर दिल से नहीं मानते हो, आप भगवान को भी नहीं मानते हो, चलेगा। हम लोग के यहाँ कोई मनाही तो नहीं है कि आप हिंदू हैं तो आपको पूजा करना ही होगा, मंदिर जाना ही होगा। आपकी मर्जी। आपने भी कहा सही सुन होता है। हमें जल्दी किसी बात पर गुस्सा भी नहीं आता है। लेकिन हम तो यहाँ किसी को कुछ कह नहीं रहे हैं। हम अपने आस्था के प्रति आ रहे हैं, संगम में स्नान कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो ऐसे में ये कौन सी राजनीति है और ये क्या है? ये आपको कुछ समझ में आ रहा है? ये बस एक एक ही चीज है कि विरोध के लिए विरोध करना, बस इसमें और कोई एंगल नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि हाँ, इससे शायद उनको लगता होगा कि उनका जो वोट बैंक तुष्टीकरण वाला वोट बैंक है, शायद उसको कुछ न कुछ जरूर मानसिक रूप से सुकून मिलता होगा कि कोई तो व्यक्ति है जो इस सनातन परंपरा का विरोध कर रहा है, सनातन धर्म की, सनातन संस्कृति की विरोध में एक कुछ कुछ तो कर रहा है। तो ये चीजें हैं, नकारात्मक चीजें कर रहा है, लेकिन कुछ जी, लोगों को वह भी सूट सूट शायद। करता है। बिल्कुल। एक आपने चीज ये बिल्कुल भी है। सही आपने आपने बिल्कुल सही कहा। चूंकि अखाड़ा परिषद सारे अखाड़ा परिषद ने साफ कह दिया था कि मुस्लिम का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। यहाँ तक कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी इस बात पे, और उनको नहीं प्रवेश दिया गया। या उस तीर्थ नगरी में, कुंभ नगरी में उनको प्रवेश वर्जित किया गया। इस बात का भी शायद अखिलेश यादव को गुस्सा है क्या? इस बात को लेकर नाराजगी है? बिल्कुल नाराजगी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो वोट बैंक है तो नाराजगी तो स्वाभाविक है, वो होनी ही है। इसके अलावा एक चीज और है, ये वोट बैंक की बात हो गई, विरोध के लिए विरोध करने वाली बात हो गई। और एक और बात है एंगल कि इसमें यूपी का जो प्रतिष्ठा है, और खास करके योगी आदित्यनाथ जी का जो प्रतिष्ठा है, उसमें चार चांद लगने वाला है। क्योंकि जितना भव्य और दिव्य आयोजन हो रहा है, उस सारा चीज का श्रेय उनको और मोदी जी को जा रहा है। इससे भी परेशानी है। इसके अलावा यूपी में जो लोग इतने गदगद हैं, क्योंकि इस पूरे आयोजन में लगभग 7,500 करोड़ रुपया खर्च हुए हैं इस आयोजन को सुव्यवस्थित करने में। और इसमें जो लोगों के आने से, देश और विदेश से जो करोड़ों लोग आ रहे हैं, अभी तक तो एस्टिमेट है कि 50 करोड़ लोग आएंगे। ये 13 जनवरी से शुरू हुआ है और 26 फरवरी तक चलेगा। इतने दिनों में लगभग 50 करोड़ लोग आएंगे कम से कम, और इससे ज्यादा भी आंकड़ा हो सकता है। तो उसमें कहा जा रहा है कि 2 लाख करोड़ से लेकर 2.5 लाख करोड़ तक की वहां इनकम होगी। और उससे जो आपने भी बताया कि एक साधारण चाय बेचने वाला व्यक्ति भी उम्मीद कर रहा है कि 3 से 4 लाख रुपया हम कमा लेंगे। तो इन सब चीजों से भी अखिलेश यादव को लग रहा है कि इतने सारे लोगों का जो इनकम होगा, और उतने सारे लोग जो भाजपा या योगी आदित्यनाथ या नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपना आभार एक का भावना से ये हो जाएंगे, परिपूर्ण हो जाएंगे। तो वो सब चीजें उन लोगों के लिए थोड़ा नागवार वाली स्थिति पैदा करती है।
और हमको लगता है कि ये सब चीजें भी उनको अपच कर रही हैं और यही कारण है कि ये ओछी राजनीति पर ये सारे लोग उतर आए हैं। जी, समय काफी हो गया है और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मिल्कुलपुर का उपचुनाव भी है, एक सीट ही सही, लेकिन उस पर भी इसका असर पड़ना तय है और शायद ये भी एक बेचैनी का कारण अखिलेश यादव के लिए होगा। मगर उनको समझना होगा कि आप सनातन को नकार नहीं सकते। सनातन के प्रति आपकी निष्ठा हो नहीं हो, सार्वजनिक रूप से आप ये दर्शा नहीं सकते और इसी तरह से आप दर्शाते रहेंगे तो आज आप कुछ वर्गों के वोट के लिए तरस रहे हैं, कल होकर अपने जाति के वोट के लिए भी तरस जाएंगे। क्योंकि अखिलेश यादव को ये याद रखना होगा, यादव समाज खुद ही 100% सनातन होता है। इस बात का उनको ख्याल रखना चाहिए, अन्यथा उनको एक दिन सुनिएगा कि यादव भी उनको छोड़ चले। खैर, ये तो उनकी मर्जी और उनकी तरीके हैं। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारा विश्लेषण थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो निश्चित रूप से कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।